लगभग 12,000 साल पहले एक आदमी एनातोलिया की एक पहाड़ी पर खड़ा था। वो तारों भरे आसमान को देख रहा था। उसके चारों ओर दर्जनों लोग काम कर रहे थे। उनके पास धातु के औजार नहीं थे। वे पहिए को नहीं जानते थे। उनके पास कोई लिपि नहीं थी। और फिर भी उन्होंने कुछ ऐसा बनाया जो मानव इतिहास के बारे में हमारी पूरी समझ को उलट देने वाला था। उन्होंने पत्थर के स्मारक खड़े किए, विशाल स्तंभ, टनों के भार वाले, रहस्यमयी पशु आकृतियों से सुसज्जित। ये लोग शिकारी और संग्राहक थे। जो कुछ भी हम जानते थे उसके अनुसार वे ऐसा करने में सक्षम नहीं होने चाहिए थे। लेकिन ये पत्थर एक अलग कहानी कहते हैं। एक ऐसी कहानी जो कुछ दशक पहले ही सामने आई। एक ऐसी कहानी जिसने सभ्यता की शुरुआत के बारे में जो कुछ भी हम जानते थे उसे बदल दिया। आज के तुर्की के दक्षिण पूर्व में शानली उर्फा शहर से लगभग 15 किलोमीटर उत्तर पूर्व में एक सौम्य पहाड़ी बंजर भूमि से उभरती है। स्थानीय लोग इसे पीढ़ियों से पेट वाली पहाड़ी कहते थे। तुर्की में इसे गोबेकली टेपे कहते हैं। सदियों तक ये जगह कुछ खास नहीं थी। किसान यहां अपने खेत जोतते थे। वे कभी-कभी अजीब पत्थरों से टकराते थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि जमीन के नीचे क्या छिपा है। 20वीं सदी के 60 के दशक की शुरुआत में इस्तांबुल और शिकागो के पुरातत्वविदों ने इस क्षेत्र की जांच की। उन्हें पुरानी संरचनाओं के संकेत मिले, लेकिन इस जगह का असली महत्व छिपा रहा। 3 दशक बाद ही व्यवस्थित खुदाई शुरू हुई। जो शोधकर्ताओं ने पाया वो सभी अपेक्षाओं से परे था। पहाड़ी के नीचे विशाल गोलाकार संरचनाएं पड़ी थीं। उनके बीच में चूना पत्थर के विशाल टी आकार के स्तंभ खड़े थे। इनमें से कुछ स्तंभ 5 मीटर से ऊंचे थे। उनका वजन 15 टन तक था। वैज्ञानिकों ने इस संरचना की आयु लगभग 11 से 12,000 वर्ष आंकी। इसका मतलब था कि गोबेकली टेपे उन सभी चीजों से पुराना था जो अब तक ज्ञात थीं। गीजा के पिरामिडों से लगभग 7,000 साल पुराना, स्टोनहेंज से लगभग 6,000 साल पुराना, पहले ज्ञात शहरों से भी पुराना। इस खोज ने पूरे इतिहास लेखन पर सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि गोबेकली टेपे एक ऐसे समय में बना था जब लोग अभी तक खेती नहीं करते थे। वे शिकारी और संग्राहक के रूप में रहते थे। वे देश भर में घूमते थे। वे पशु झुंडों का पीछा करते थे। वे जंगली पौधे इकट्ठा करते थे। पिछली मान्यता के अनुसार ऐसे लोगों में इतने स्मारकीय भवन बनाने की क्षमता कभी नहीं होनी चाहिए थी, क्योंकि इसके लिए संगठन चाहिए, इसके लिए श्रम विभाजन चाहिए, इसके लिए एक स्थायी आबादी चाहिए, या ऐसा सोचा जाता था। गोबेकली टेपे ने इसके विपरीत साबित किया। ये संरचना कई गोलाकार ढांचों से बनी है। पुरातत्वविदों ने अब तक इन वृत्तों में से लगभग 20 की पहचान की है, लेकिन अभी तक केवल एक छोटा हिस्सा ही खोदा गया है। अनुमान है कि पूरे परिसर का 10% से भी कम उजागर हुआ है। जमीन के नीचे अभी भी क्या पड़ा है कोई नहीं जानता। टी कार के स्तंभ सबसे स्पष्ट विशेषता हैं। उन्हें आसपास के चूना पत्थर से तराशा गया था। खदानें केवल कुछ 100 मीटर दूर हैं। वहां आज भी आधे बने स्तंभ देखे जा सकते हैं। उनमें से एक का अनुमानित वजन 50 टन है। वो कभी पूरा नहीं हुआ। क्यों, ये अस्पष्ट है। तैयार स्तंभ कलात्मक अलंकरण दिखाते हैं। पत्थर में जानवरों की आकृतियां उकेरी गई हैं। लोमड़ियां विशेष रूप से अक्सर दिखाई देती हैं, लेकिन जंगली सुअर, सांप, शेर, सारस, बिच्छू और बत्तख भी। जानवरों को प्राकृतिक रूप से दर्शाया गया है। उनके शरीर विस्तृत रूप से बनाए गए हैं। कुछ स्तंभ मानव भुजाएं और हाथ भी दिखाते हैं। ये स्तंभ के शाफ्ट के किनारे पर लगे हैं। वे संकेत देते हैं कि टी आकार संभवतः शैलीबद्ध मानव आकृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। क्षैतिज भाग तब सिर होगा, ऊर्ध्वाधर भाग शरीर। लेकिन ये स्मारक क्यों बनाए गए? उनका उद्देश्य क्या था? पुरातत्वविदों को स्थायी बसावट का कोई संकेत नहीं मिला। कोई आवासीय संरचनाएं नहीं, दैनिक उपयोग के लिए कोई चूल्हे नहीं, भोजन के लिए कोई भंडारण बर्तन नहीं। ये स्थान रहने की जगह नहीं लगता। इसके बजाय खोजें एक अनुष्ठानिक या धार्मिक उद्देश्य की ओर इशारा करती हैं। गोबेकली टेपे संभवतः एक सभा स्थल था, एक पवित्र स्थान, एक ऐसी जगह जहां विभिन्न समूह इकट्ठा होते थे। इस व्याख्या के दूरगामी परिणाम हैं, क्योंकि यह सुझाव देता है कि धर्म या आध्यात्मिक अभ्यास कृषि से भी पुराना है।
अब तक यह माना जाता था कि केवल स्थायी जीवन शैली ने लोगों को धार्मिक संरचनाएं विकसित करने का समय दिया। केवल खेती ने अधिशेष को संभव बनाया। केवल अधिशेष ने श्रम विभाजन को संभव बनाया। केवल श्रम विभाजन ने पुजारियों और मंदिरों को संभव बनाया। यही पारंपरिक सिद्धांत था। गोबेकली टेपे संभवतः इस क्रम को उलट देता है। शायद एक पवित्र स्थान बनाने की इच्छा ही थी जिसने लोगों को एक साथ लाया। शायद ये सामूहिक निर्माण परियोजना थी जिसने स्थायित्व की ओर अग्रसर किया। शायद कृषि इसलिए शुरू हुई क्योंकि कई श्रमिकों को खाना खिलाना था। मंदिर गांव से पहले आया, पवित्र सांसारिक से पहले। ये परिकल्पना सिद्ध नहीं है, ये विवादित रहती है, लेकिन पुरातात्विक खोजें इसका समर्थन करती हैं। गोबेकली टेपे के आसपास दुनिया की कुछ सबसे पुरानी ज्ञात कृषि बस्तियां हैं। इस क्षेत्र को खेती के पालनों में से एक माना जाता है। यहाँ पहली बार एनकॉर्न और एमर जैसे जंगली अनाज को पालतू बनाया गया। एक संबंध देखना लुभावना है। लोग मंदिर बनाने के लिए इकट्ठे हुए, वे रुक गए, उन्होंने जमीन पर खेती करना शुरू कर दिया, सभ्यता का जन्म हुआ। लेकिन ये इतना सरल नहीं है। कालक्रम जटिल है, तारीखें हमेशा स्पष्ट नहीं हैं, और गोबेकली टेपे स्वयं और पहेलियां प्रस्तुत करता है। इस संरचना का उपयोग और संशोधन सहस्राब्दियों तक होता रहा। सबसे पुरानी परतें लगभग 9600 पूर्व की हैं। सबसे नई परतें लगभग 1000 वर्ष बाद की हैं। इस समय में निर्माण शैली बदल गई। पुराने वृत्त बड़े हैं, स्तंभ ऊंचे और अधिक कलात्मक हैं। नए वृत्त छोटे हैं, स्तंभ कम विस्तृत हैं। ऐसा लगता है कि समय के साथ भव्यता कम हो गई। इसका क्या मतलब है? क्या इस स्थान का महत्व कम हो गया या अनुष्ठान बदल गए? इतिहासकार और पुरातत्वविद केवल अनुमान लगा सकते हैं। फिर कुछ आश्चर्यजनक हुआ। लगभग 8000 ईसा पूर्व के आसपास गोबेकली टेपे को जानबूझकर दफनाया गया। लोगों ने इन संरचनाओं को मिट्टी और मलबे से ढक दिया। उन्होंने स्तंभों को टनों सामग्री के नीचे छिपा दिया। ये कोई प्राकृतिक जमाव नहीं था, ये एक सचेत कार्य था। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या यह एक अनुष्ठान था? क्या वे इस स्थान की रक्षा करना चाहते थे या वे इसे भुला देना चाहते थे? हम नहीं जानते, लेकिन हम जानते हैं कि इस दफन ने इस स्थान को भावी पीढ़ियों के लिए संरक्षित कर दिया। पत्थर बरकरार रहे, नक्काशी बची रही। 12,000 साल बाद पुरातत्वविद उन्हें फिर से प्रकाश में ला सके। स्तंभों पर पशु चित्रण और पहेलियां प्रस्तुत करते हैं। कुछ शोधकर्ता उनमें टोटम जानवर देखते हैं। प्रत्येक वृत्त एक निश्चित कबीले या समूह को समर्पित हो सकता था। केंद्रीय स्तंभों पर जानवर तब इस समूह का प्रतीक होगा। अन्य जानवरों को संरक्षक आत्माओं के रूप में व्याख्या करते हैं। उन्हें पवित्र स्थान की रक्षा करनी चाहिए थी। फिर भी अन्य खगोलीय संबंध देखते हैं। कुछ पशु चित्रण तारामंडलों का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। एक स्तंभ विशेष रूप से जटिल दृश्य दिखाता है। एक गिद्ध एक बिना सिर वाले मानव शरीर को ले जाता प्रतीत होता है। उसके बगल में एक गोला दर्शाया गया है जिसे सूर्य या सिर के रूप में समझा जा सकता है। क्या यह एक पौराणिक कथा है? मृतक पंथ का चित्रण? एक ब्रह्मांडीय प्रतीक? व्याख्याएं विविध हैं, कोई भी सिद्ध नहीं है। जो हम जानते हैं वो ये है कि इन छवियों का कोई अर्थ था। वे बेतरतीब ढंग से नहीं लगाई गईं। वे पैटर्न का पालन करती हैं, वे दोहराई जाती हैं। वे एक ऐसी प्रणाली का हिस्सा थीं जिसे हम पूरी तरह से नहीं समझ सकते। गोबेकली टेपे का निर्माण करने वाले लोगों ने कोई लिपि नहीं छोड़ी। उन्होंने ऐसे कोई ग्रंथ नहीं छोड़े जो हमें उनके विचार समझा सकें। हमारे पास केवल पत्थर हैं और पत्थर चुप हैं। लेकिन पत्थर हमें ये भी बताते हैं कि ये लोग क्या कर सकते थे। वे शिल्प कौशल का एक आश्चर्यजनक स्तर दिखाते हैं। स्तंभों को पत्थर के औजारों से तराशा गया था। चकमक पत्थर और कठोर पत्थर ही एकमात्र उपलब्ध सामग्री थी। फिर भी पत्थर काटने वालों ने चिकनी सतहें बनाई। फिर भी उन्होंने चूना पत्थर में बारीक विवरण उकेरे। स्तंभों का परिवहन एक तार्किक चुनौती थी। 15 टन पत्थर को खदान से निर्माण स्थल तक ले जाना था। दूरी कई 100 मीटर थी। रास्ता आंशिक रूप से चढ़ाई वाला था। ये कैसे किया गया? संभवतः लकड़ी के रोलर्स से, संभवतः रैंप से, संभवतः रस्सियों और शुद्ध मांसपेशियों की ताकत से। प्रयोगों से पता चला है कि सबसे बड़े स्तंभों में से एक को ले जाने के लिए
लगभग 500 लोगों की आवश्यकता होती। इसका मतलब है कि गोबेकली टेपे एक संगठित समाज का काम था। ऐसे नेता होने चाहिए थे जिन्होंने परियोजना का समन्वय किया। ऐसे विशेषज्ञ होने चाहिए थे जिन्होंने पत्थरों पर काम किया। ऐसे लोग होने चाहिए थे जो सभी के लिए भोजन की व्यवस्था करते। पहाड़ी के पास बड़ी मात्रा में पशु हड्डियां पाई गईं। वे मुख्य रूप से गजल और औरॉक्स से हैं। इन जानवरों का शिकार किया गया और मौके पर ही संसाधित किया गया। हड्डियां बड़ी दावतों की ओर इशारा करती हैं। संभवतः श्रमिक दूर दूर से आए थे। उन्हें मांस खिलाया गया। ये परियोजना एक सामूहिक उद्यम था जो व्यक्तिगत समूहों की सीमाओं से परे था। कुछ शोधकर्ता गोबेकली टेपे में एक नई सामाजिक व्यवस्था की उत्पत्ति देखते हैं। पवित्र स्थान के निर्माण के लिए अभूतपूर्व पैमाने पर सहयोग की आवश्यकता थी। जो लोग एक दूसरे को नहीं जानते थे, उन्हें एक साथ काम करना पड़ा। उन्हें सामान्य नियमों का पालन करना पड़ा। उन्हें अपने व्यक्तिगत हितों को पीछे रखना पड़ा। इस अर्थ में गोबेकली टेपे सभ्यता का जन्मस्थान हो सकता है, लेकिन सावधानी जरूरी है। ये व्याख्या अनुमान पर आधारित है। ये संकेतों पर आधारित है, प्रमाणों पर नहीं। अन्य शोधकर्ता अधिक सतर्क हैं। वे बताते हैं कि हम अभी भी संदर्भ के बारे में बहुत कम जानते हैं। वे याद दिलाते हैं कि संरचना का अधिकांश भाग अभी भी खुदाई नहीं किया गया है। वे धैर्य की सलाह देते हैं। जो हम निश्चित रूप से कह सकते हैं वो ये है कि गोबेकली टेपे ने प्रागैतिहास की हमारी तस्वीर का विस्तार किया है। अब हम जानते हैं कि शिकारी और संग्राहक स्मारकीय उपलब्धियों में सक्षम थे। हम जानते हैं कि धार्मिक या अनुष्ठानिक प्रथाएं बहुत पुरानी हैं। हम जानते हैं कि पाषाण युग के लोग उससे कहीं अधिक जटिल थे जितना हम लंबे समय तक मानते थे। 2018 में गोबेकली टेपे को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। ये स्थल आज दुनिया भर से आगंतुकों को आकर्षित करता है। खुदाई वाले क्षेत्रों के ऊपर सुरक्षात्मक छतरियां लगाई गई हैं। अनुसंधान जारी है। नई तकनीकें नई जानकारी को संभव बनाती हैं। ग्राउंड रडार और भूभौतिकीय मापों ने सतह के नीचे और संरचनाओं को दृश्यमान बनाया है। दर्जनों अन्य वृत्तों के संकेत मिले हैं। संरचना का पूरा विस्तार अभी तक ज्ञात नहीं है। हर खुदाई का मौसम नई खोजें लाता है। व्यापक क्षेत्र में समान स्थलों की खोज की गई है। वे गोबेकली टेपे से छोटी और कम शानदार हैं, लेकिन वे दिखाती हैं कि यह पवित्र स्थान एक अलग घटना नहीं था। ये एक बड़े सांस्कृतिक परिदृश्य का हिस्सा था। पवित्र स्थानों का एक नेटवर्क इस क्षेत्र में फैला हुआ था। गोबेकली टेपे संभवतः केंद्र था, सबसे महत्वपूर्ण स्थान, एक भूली हुई संस्कृति का हृदय। इस संस्कृति का कोई नाम नहीं है। हम नहीं जानते कि लोग खुद को क्या कहते थे। हम नहीं जानते कि वे कौन सी भाषा बोलते थे। हम नहीं जानते कि वे एक दूसरे को कौन सी कहानियां सुनाते थे। वे इतिहास में छायाएं हैं, लेकिन उन्होंने पत्थर में निशान छोड़े। कुछ शोधकर्ता सोचते हैं कि क्या गोबेकली टेपे की स्मृति बाद की पौराणिक कथाओं में जीवित रही। ये क्षेत्र ऊपरी मेसोपोटामिया में स्थित है। सहस्राब्दियों बाद यहाँ पहली ज्ञात उच्च सभ्यताएं उभरी। सुमेरियन, अक्कादियन, बेबीलोनियन। उन सभी ने एक प्राचीन काल की कहानियां सुनाई। बाढ़ से पहले के एक स्वर्ण युग की, बुद्धिमान लोगों की जिन्होंने मनुष्यों को सभ्यता दी। क्या ये कहानियां गोबेकली टेपे जैसी जगहों की यादें हैं? ये धारणा लुभावनी है, लेकिन इसे साबित नहीं किया जा सकता। गोबेकली टेपे और पहले लिखित अभिलेखों के बीच सहस्राब्दियां हैं। परंपरा की श्रृंखला टूट गई है। आज हम इन स्तंभों के सामने खड़े होकर विस्मय से देखते हैं। हम पशु नक्काशी को देखते हैं और अर्थ खोजते हैं। हम जमीन में खुदाई करते हैं और जवाबों की उम्मीद करते हैं। लेकिन गोबेकली टेपे के लोग अपने रहस्य अपने साथ ले गए। उन्होंने इस स्थान को दफना दिया और गायब हो गए। वे अन्य लोगों में विलीन हो गए। वे किसान बन गए। उन्होंने गांव बसाए, फिर शहर। उन्होंने लिपि का आविष्कार किया और अपनी उत्पत्ति को भूल गए। 12,000 साल बाद पत्थर उन्हें याद करते हैं। वे मूक गवाहों की तरह खड़े हैं। वे हमें याद दिलाते हैं कि मानवता का इतिहास उससे कहीं पुराना और जटिल है जितना हम सोचते थे। वे हमें याद दिलाते हैं कि हर पहाड़ी के नीचे एक रहस्य छिपा हो सकता है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हम अभी भी बहुत कुछ नहीं जानते। गोबेकली टेपे कोई जवाब नहीं है। ये एक सवाल है।
अतीत के लिए एक सवाल, और शायद हमारे लिए भी। हम कहां से आए? हमारे पूर्वजों को क्या प्रेरित करता था? उन्होंने अनंत काल के लिए स्मारक क्यों बनाए, जबकि वे स्वयं नश्वर थे? पवित्र उनके लिए क्या मायने रखता था? स्तंभ चुप हैं, लेकिन उनकी उपस्थिति बोलती है। वे महानता की इच्छा की बात करते हैं, दैनिक अस्तित्व से परे किसी चीज के लिए प्रयास की, अर्थ की लालसा की। शायद यही गोबेकली टेपे का असली संदेश है। वे जवाब नहीं जो ये देता है, बल्कि वे सवाल जो ये उठाता है। सवाल जो मानवता जितने ही पुराने हैं, सवाल जो हम आज भी पूछते हैं। तुर्की के आसमान के नीचे पहाड़ी खड़ी है। सूर्य अस्त होता है जैसा सहस्राब्दियों से होता आया है। पत्थर लंबी छायाएं डालते हैं। जमीन के नीचे कहीं और स्तंभ खोजे जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भविष्य में कहीं शोधकर्ता नए सवाल पूछेंगे। गोबेकली टेपे की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, ये अभी शुरू ही हुई है।